गुड इवनिंग क्लास। और आज मैं क्लास 10th के लिए न्यू मॉडल सेट जो आ चुका है उसका मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। इस मॉडल सेट के आंसर में कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए इसे ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि ये मॉडल सेट आपको पता है कि 23-24 का है, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। आप लोग को एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न इस बार थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। इसीलिए आप जो ये ऊपर जो ये सब लिखे हुए हैं, इस पूरे को आप एकदम ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, वो होती है अनंत। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आप लोग इसका आंसर शीट में देखोगे तो उसमें आंसर ए 0 मारा हुआ है, जो कि बिल्कुल भी रॉन्ग है। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है। आप पहले सवाल देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ बोला है कि अवतल दर्पण के द्वारा, किसी वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो वस्तु कहाँ होगी, तो वस्तु होगी सी पर। ठीक है, वस्तु कहाँ होगी, सी पर, क्योंकि इसका वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए वस्तु सी पर होगी। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे तेज गति से अगर प्रकाश किसी पे चलता है तो वो है वायु। ठीक है, वायु में प्रकाश बहुत तेज गति से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता जो है वो -4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इस क्षमता का जो फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f होता है। तो 1/f से अगर हम निकालेंगे तो आंसर आएगा 0.25 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 5 नंबर। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। मानव नेत्र की फोकस दूरी में जो बदलाव आता है वो सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है। सिलियरी मांसपेशियों के कारण होता है। ओके, दैट मीन्स सिलियरी मसल्स के कारण होता है। क्लियर है। 6 है, दृष्टि दोष को कहा जाता है। तो दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कह सकते हैं, मायोपिया भी कह सकते हैं। ठीक है, और प्रेसबायोपिया जो होता है, दृष्टि दोष 3 तरह का होता है, लेकिन इसे दृष्टि दोष को हम मोतियाबिंद भी कह सकते हैं। चलो मोतियाबिंद आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट है प्रतिरोध का एसआई मात्रक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम। क्लियर है। टंगस्टन का उपयोग निम्न किसमें किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग जो होता है दोस्तों, वो होता है बिजली के बल्ब में। वो जो येलो कलर का बल्ब नहीं आता है, 10-15 जो आता है, पहले जिसको यूज करते थे, जो 100 वाट का होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो कहाँ निकलती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो उत्तरी ध्रुव की ओर निकलती हैं। ठीक है, 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। बिल्कुल आसान सवाल है। ऊर्जा का जो परम स्रोत है हमारे लिए वो कौन सा है, सौर ऊर्जा। क्योंकि सौर ऊर्जा अगर ना हुआ तो पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और उनसे हमें भोजन प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को हम लोग जो संतुलित करते हैं वो होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये बताया जाता है कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद ना ही वस्तुओं के द्रव्यमान में कमी होनी चाहिए और ना ही वस्तुओं के द्रव्यमान बढ़ना चाहिए। ठीक है, स्थिर रहता है, द्रव्यमान संरक्षण होना चाहिए। ठीक है, 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
ध्यान से देखिएगा। FeCuSO4 CuFeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसे देखिएगा, पहले लोहा कॉपर सल्फेट से रिएक्शन किया तो सल्फेट कॉपर से हट करके लोहे में चला गया, फेरस में चला गया। ओके, तो इसे बोलते हैं हम विस्थापन। क्या कहेंगे इसे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक, अगर दोनों में अदला बदली हो जाता, दैट मीन्स इंटर एक्सचेंज हो जाता, तो इसे हम कहते हैं द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखते हैं। H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी? तो H प्लस मतलब हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब प्लस हो रहा है तो इसका मतलब इसमें हमारा अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी। तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है जठर रस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन सवाल है, पदार्थ ABC, यहाँ पे देखिए, पदार्थ ABC तथा D का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है? तो यहाँ ध्यान देना है, हम जानते हैं कि अगर 7 से अधिक हो गया pH मान, किसी भी विलयन का pH मान अगर 7 से अधिक हो जाए तो समझ लेना है कि वो क्षारक है, दैट मीन्स वो बेस हो गया। तो इसमें देखना है कि 7 से कम कौन सा है, तो एक सिर्फ 5 है। ठीक है, तो 5 किसका है? तो 5 है A का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 14 का आंसर कि ए हमारा जो है वो अम्ल हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं 15 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? सोडा अम्ल अग्निशामक में हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं, NaHCO3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन देखिए, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है इसमें? तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इसमें बता रहा है कि इसमें से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो उत्कृष्ट गैस का है। तो उत्कृष्ट गैस के मतलब कि ये समझना है कि उसके लास्ट में अंतिम में 8 कोश होना चाहिए, मतलब अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे उत्कृष्ट गैस। तो अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? सी में। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो याद रखिएगा, असंतृप्त मतलब होता है कि जिसमें से मेथेन फर्स्ट में जो है हमारा वो CH4 है, तो संतृप्त का मतलब होता है कि उसमें एकल आबंध होना चाहिए। संतृप्त में एकल आबंध CH4 आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, समझाते श्रेणी में आते हैं ये सब। तो इसमें एकल आबंध हो गया, लेकिन जो C है इसमें एकल आबंध नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? 19 क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 19 जो कह रहा है वो है HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? तो HCHO, इसमें जो प्रकार्यात्मक समूह है वो हमारा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है वो प्रकार्यात्मक समूह है क्योंकि इसमें CHO। आगे देखते हैं, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन बुक में उतना दिया हुआ नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना है। सवाल है कि कौन किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो कौन सा तत्व में? तो कैल्शियम नहीं, पोटेशियम में। सही है, पोटेशियम होगा, कैल्शियम नहीं होगा। पोटेशियम में जो है ना वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होती है। 21 में आते हैं, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में प्राणी संभाजी पोषण होता है। ठीक है, प्राणी संभाजी पोषण होता है अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज के पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज के पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे देखते हैं,
23 में है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन उपापचय का नियमन करता है? तो इससे बोलते हैं थायरोक्सिन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारे बॉडी में उपापचय के लिए नियमन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? इसे याद रखिएगा, ये होता है मेडुला में। मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? मेडुला में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? ये जो चित्र है वो किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाता है वो पुनरुद्भवन को दर्शाता है, क्योंकि ये 1 से 2, 2 से 3 ये पुनरुद्विखंडन जो होता है वो दर्शाता है। क्लियर है। क्वेश्चन 26, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मनुष्य में जो निषेचन होता है वो होता है अंडवाहिका में। ओके, मनुष्य में निषेचन अंडवाहिका में होता है। 27 देखते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है, किसी जीवाणु में कोई गुण प्रभावित होता है? किसी जीवाणु में कोई गुण प्रभावित होता है, किस कारण प्रभावित होता है? सो सवाल है। तो पिता और माता दोनों के डीएनए के कारण प्रभावित होता है। ठीक है। 28 देखते हैं, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति में, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसमें जो होता है वो नाभिकीय ऊर्जा, क्वेश्चन ही हमारा नाभिकीय विद्युत बोल दिया है, तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा के कारण ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है। 29 है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती हैं? बोल रहा हरे पौधे जो होती हैं वो पत्तियां जो होती हैं, हरे पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो जब प्रकाश संश्लेषण करती हैं तो सूर्य ऊर्जा का कितना भाग, मतलब सूर्य की रोशनी का कितना भाग वो खाना बनाने में खर्च करती हैं? तो सवाल है यहाँ पे 1%, 10%, 100% या 0.1%। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1%। सिर्फ 1% जो भाग है वो उन लोग खाना बनाने में खर्च करती हैं। क्लियर है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा? अब खुद आप लोग मतलब माइंड यूज कीजिए और देखिए तो किस पदार्थ का। तो हम लोग कागज के डिस्पोजल कप का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। तो ये हो गया आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद यहाँ से जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा है कि इस खंड में कुल 8, यहाँ कल नहीं है, ओके, कुल 8 प्रश्न हैं। कुल 8 प्रश्न, 6 प्रश्न का उत्तर देना, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक जायज हैं। तो ये हो गया आप लोगों का, यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू है। उसके बाद फिर आगे और भी हैं, फिर यहाँ से अलग प्रैक्टिकल है आप लोगों का, अलग मार्क्स का, यहाँ से 3 नंबर का प्रैक्टिकल शुरू हो गया फिर आपका। फिर उसके बाद और आगे जाओगे तो यहाँ से फिर 5 नंबर का प्रैक्टिकल आप लोगों का शुरू है, और कुल मिलाकर के 52 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बेहतर समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।